हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है मोल कंसेप्ट, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री की एबीसीडी कह सकते हैं। अगर आपको मोल कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आप समझ सकते हो। तो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सबसे बेसिक कंसेप्ट है वो है मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट को हम कंप्लीटली स्टडी कर लेते हैं इस लेक्चर में, और जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम इस लेक्चर में सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो मोल कंसेप्ट है वो फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे बेसिक कंसेप्ट है। अगर मोल कंसेप्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिजिकल केमिस्ट्री भी आसानी से आप समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम मोल कंसेप्ट में एटम और मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक मास, मोलर मास, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एटम्स। तो देखो, एटम का अपने छोटी क्लासेज में भी डिफाइन किया था एटम क्या होते हैं। तो छोटी क्लासेज के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि जो एटम है वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं जिसको आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और ये जो एटम होगा ये केमिकल रिएक्शन में यूज होते हुए इट गिव द नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एटम की डेफिनेशन पीछे पड़ी थी क्या, कि जो एटम होते हैं वो मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल होगा जो जिसको आप फर्दर छोटे पार्ट्स में ब्रेक आउट नहीं कर सकते। और ये जो एटम होगा ये केमिकल रिएक्शन में यूज होते हुए वन नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करता है, ठीक है। बट ये जो डेफिनेशन है जो आपने छोटी क्लासेस में डिफाइन किया था ये एक टाइप से गलत कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ा था तो वहाँ पे आपने देखा था कि जो एटम होते हैं उसके नंबर ऑफ सब पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। एटम के नंबर ऑफ सब पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। सब पार्टिकल मीन्स एटम से भी छोटे टाइप के पार्टिकल उस एटम के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन्स हो गया, ये एटम के अंदर ही तो एग्जिस्ट करते हैं। और ये क्या है, एटम से भी छोटे हैं। तो इस वजह से क्या कह सकते हो कि ये जो एटम है इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो गलत होगी। क्योंकि एटम की डेफिनेशन छोटी क्लासेस में क्या पढ़ी थी कि जो एटम होते हैं वो मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसको आप अगेन दोबारा फर्दर से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन और हो रहा है। तो इस वजह से ये डेफिनेशन क्या होगी, टाइप से गलत होगी। तो अब क्या करें कि जो एटम की डेफिनेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़ लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में एटम की डेफिनेशन क्या होती है, चलो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का वो सबसे छोटा पार्टिकल्स जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमें फॉर्म करते हैं। जब ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें तो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन विदाउट लॉस इट्स आइडेंटिटी कॉल्ड एटम। एटम नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट। ओके, क्या बताया, मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और पार्टिसिपेट करने के बाद हमें प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। बट जैसे एटम केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, पार्टिसिपेट करेगा, तो एटम की आइडेंटिटी, एटम की प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंजमेंट नहीं होनी चाहिए, एज इट इज वहाँ पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का क्या कहलाता है, एटम्स। ओके, एक बात हो कि जो एटम होता है वो नेचर में सिंगल स्टेट में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, एटम नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल स्टेट इन द नेचर। ओके, चलो ये डेफिनेशन आपने क्या किया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी। एटम नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंटली और सिंगल स्टेट इन द नेचर। ओके, तो चलो पहले हम केमिकल रिएक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे देख लेते हैं, फिर यहाँ पे जो इंडिपेंडेंटली जो पॉइंट आ रहे हैं उसको डिवाइड करेंगे। जिसके मान लो अपने पास एक रिएक्शन है H2 प्लस O2 गिव द वाटर मॉलिक्यूल। सही है, यहाँ पे दो रिएक्टेंट लेके चल रहे हो, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन कर दो तो मान लो यहाँ पे क्या मिल गया, वाटर मॉलिक्यूल प्रिपेयर हो गया। तो देखो, आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी लॉस करने का मतलब, आइडेंटिटी लॉस ना करने का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे मान लो रिएक्टेंट साइड में देखो
हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम के कितने, हाइड्रोजन एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम और यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 2 एटम। जबकि ऑक्सीजन एलिमेंट की बात कर लो तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है? 1। पहले 2 एटम थे, इसको 2 से डिवाइड किया तो कितने एटम यहाँ पर बच गया? 1 एटम पर बच गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन एलिमेंट का 1 एटम प्रेजेंट है, जबकि प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का भी 1 एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, तो नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में दोनों बराबर हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये कह सकते हो, जिसके मान लो हाइड्रोजन के 2 एटम ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो कंबाइन करने के बाद वाटर तो मिलेगा, तो वाटर तो यहाँ पे प्रिपेयर होगा, बट वाटर में भी क्या है? हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। अब ये तो होगा नहीं कि हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद हाइड्रोजन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। जो एटम हम स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, रिएक्टेंट फॉर्म में लेके चल रहे हो, वही एटम प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट होगा, चेंजमेंट तो यहाँ पे होनी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करना। ठीक है, यहाँ पे जो एटम की जो प्रॉपर्टी है, जो आइडेंटिटी है, वो एज इट इज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ओके, तो हाइड्रोजन के 2 एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन करें और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम दोनों बराबर हैं। रिएक्टेंट में ऑक्सीजन का 1 एटम और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन का 1 एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। हाइड्रोजन का एटम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड आ रहा है उसमें हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो है नहीं कि हाइड्रोजन का एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन हुआ और कंबाइन होने के बाद वो हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो गया, ऐसा थोड़े होते हैं। ठीक है, वो अपनी प्रॉपर्टी लॉस नहीं करता। तो जब भी यहाँ पे लिखा गया कि जो एटम, ये जो एटम होगा वो केमिकल रिएक्शन में यूज होगा एंड इट इज द प्रोडक्ट, बट वो अपनी आइडेंटिटी को, अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करेगा। जब वो केमिकल रिएक्शन में यूज हो तो अपनी प्रॉपर्टीज को कभी लॉस नहीं करना चाहिए, लॉस नहीं कराता हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। अच्छा, नेक्स्ट है एटम नॉट एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंटली या सिंगल स्टेट। जो एटम होते हैं वो कभी भी नेचर में सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। आप कहोगे कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसा पॉसिबल है कैसे? जिसके मान लो हमने एक तो ले लिया हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो क्या हो रहा है? कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जबकि सोडियम, आयरन, पोटासियम की बात करें तो ये तो सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट आप गलत बता रहे हो, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, सोडियम, आयरन और पोटासियम की बात करें तो मान लो हम बात करें पोटासियम या आयरन की बात करो तो ये जो आयरन है ये एक एटम को डिफाइन नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये डिफाइन कर रहा है पूरे सिस्टम को। अपने पास मान लो आयरन का पूरा सिस्टम है, पूरा मेटल है, मेटल शीट है आयरन की। तो इस आयरन की मेटल शीट में ये तो है नहीं कि केवल एक आयरन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे क्या होंगे? लार्ज नंबर में आयरन के एटम प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे जो Fe लिखा है ये केवल एक एटम को डिफाइन नहीं कर रहा, ये डिफाइन कर रहा है पूरे सिस्टम को। इसी तरह सोडियम है Na, वैसे लिख दिया वैसे हमने लिख दिया सिंगल स्टेट में, बट ये सिंगल स्टेट में थोड़ी एग्जिस्ट करेगा। जब सोडियम का सिस्टम लेके चलोगे उसमें केवल एक सोडियम एटम थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, उसमें क्या होगा? लार्ज नंबर में सोडियम एटम प्रेजेंट होंगे। इसी तरह पोटासियम की बात करो तो यहाँ पे हमने पोटासियम लिख दिया। अब आप कह रहे हो कि ये सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पोटासियम है ये पूरे सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने पोटासियम का पूरा सिस्टम ले लिया जिसमें एक पोटासियम का एटम थोड़ी एग्जिस्ट करेगा, उसमें तो क्या होगा? लार्ज नंबर में पोटासियम के एटम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम अदर पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट से हम ये कह सकते हैं कि जो एटम होते हैं वो कभी भी सिंगल स्टेट में नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, समझ में आ गया? तो एटम की डेफिनेशन क्या बताई? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लॉस इट्स आइडेंटिटी। मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में यूज होगा बट वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा, और ये जो एटम होगा वो नेचर में कभी भी सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कहलाता है एटम। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स भी हमने पीछे छोटी क्लासेस में डिस्कस कर लिया था। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो ध्यान देना क्या डेफिनेशन होती है।
यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? क्या कहोगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which exist independently और single state in nature। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन क्या बताई? मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो नेचर में फ्री स्टेट में या कहे तो इंडिपेंडेंटली फॉर्म में एग्जिस्ट करे, तो वो क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स। एटम तो क्या था? एटम मैटर का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जो केमिकल रिएक्शन में यूज होगा, बट वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। साथ साथ जो एटम होते हैं वो कभी भी नेचर में सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि मॉलिक्यूल्स को डिफाइन करो यहाँ पे, तो मॉलिक्यूल्स क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट ये नेचर में सिंगल स्टेट में हमेशा एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल हमेशा सिंगल स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जबकि एटम कभी भी सिंगल स्टेट में नेचर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, तो ये हम एटम और मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे डिफाइन किया है। डिफरेंस भी कह सकते हो, डिफरेंस फॉर्म है तो डिफरेंस भी कर लोगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कर सकते हो। चलो, ये हमने बेसिक कंसेप्ट मोल कंसेप्ट का पढ़ा है, एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। अब जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा मोल कंसेप्ट का, वो आता है एटॉमिक मासेज। एटॉमिक मास क्या होते हैं, मोलिकुलर मास क्या होते हैं, या फिर तो मोलर मास क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है ये बेसिक कंसेप्ट में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? मान लो अपने पास एक कोई भी एलिमेंट दे दिया, उस एलिमेंट के एटम का, एक एटम का हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, मतलब उसका एक एटम का मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे करोगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा फिजिक्स का कंसेप्ट यहाँ पे लेके चलते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात कर रहे हैं पुराने टाइम की, अप्रोक्सीमेट 200 या 400 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 200 या 400 साल टाइम में पहले की बात में मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का हमें मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, उस टाइम में मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट था, तो उस ऑब्जेक्ट का हमें मास कैलकुलेट करना था। तो वहाँ पे उस टाइम में अपने पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं जिससे कि आप उस गिवन ऑब्जेक्ट का मास डायरेक्टली आप ऑब्टेन कर सकते थे। उसके लिए हमें वहाँ पे क्या करना पड़ता था, एक जुगाड़ करना पड़ता था, एक टेक्निक यहाँ पे यूज करनी पड़ती थी जिससे कि आप गिवन ऑब्जेक्ट का मास इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते थे। तो वो हमने किस टाइप से कैलकुलेट किया, उन्होंने क्या करा कि जो भी ऑब्जेक्ट अपने पास दे रखे हैं उसका मास किसी पर्टिकुलर मास के साथ कंपैरिजन किया। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के मास के साथ कंपैरिजन करते हुए गिवन ऑब्जेक्ट का मास उन्होंने कैलकुलेट किया। जैसे मान लो अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस कंसीडर ए ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, अपने पास एक ऑब्जेक्ट है ए, पुराने टाइम की बात कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट 200 या 400 साल पहले की बात करें, उस केस में कैसे निकालते थे मास किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो अपने पास मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है, हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट करना है। तो उस टाइम में ऐसा कोई डिवाइस था नहीं जिससे कि आप डायरेक्ट कर दो कि ये इसका मास इतना है। ठीक है, उस टाइम में ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उस टाइम में उन्होंने एक पर्टिकुलर सिलेंडर ले रखा था, उन्होंने एक पर्टिकुलर सिलेंडर लिया जो यूएसए या कहीं पे रखे हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सिलेंडर है, तो इस पर्टिकुलर सिलेंडर के कंपैरिजन में, इसके रिफरेंस में इस ऑब्जेक्ट का मास उन्होंने कैलकुलेट किया। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट था उस सभी ऑब्जेक्ट का मास सिलेंडर के रिस्पेक्ट में उन्होंने कैलकुलेट किया था। किस टाइप से कैलकुलेट किया, मान लो मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट, मान लो हमें क्या करना है, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ए ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैसे, क्या देखो,
सबसे पहले उन्होंने एक बैलेंस मीटर लिया, बैलेंस मीटर के एक आर्म पे उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा, दूसरे आर्म पे जो पर्टिकुलर सिलेंडर है उसको यहाँ पे रखा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर सिलेंडर यहाँ पे उन्होंने रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे फाइंड आउट किया गया कि जो ए ऑब्जेक्ट है इसका जो मास होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे 3 सिलेंडर यूज किया। जब हम इस ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट कर रहे थे तो वहाँ पे फाइंड आउट किया गया कि जो अपना ए ऑब्जेक्ट है उसको इसका मास कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे 3 सिलेंडर का यूज किया। मतलब ए ऑब्जेक्ट का मास इक्वल होगा किसके, मास ऑफ 3 सिलेंडर। ये कह सकते हैं ना, 3 सिलेंडर का मास और इस ऑब्जेक्ट का मास आपस में बराबर है, तो क्या कह सकते हैं, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू क्या आ गया, मास इज ऑफ 3 सिलेंडर। सिंपल कह सकते हो, या ऐसे कह दो 3 इंटू सिलेंडर। बात तो वही है, जो 3 सिलेंडर का मास है वो किसके बुलाएगा, मास ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्या लिख दिया, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3 सिलेंडर। ठीक है, मान लो मेरे पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट बी है। अब हमें क्या करना है, जो बी ऑब्जेक्ट है उसका मास कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए भी क्या करा, एक बैलेंस मीटर लिया, बैलेंस मीटर के एक आर्म पे बी ऑब्जेक्ट को रखा और दूसरे आर्म पे पर्टिकुलर सिलेंडर को यहाँ पे रखा। हमने फाइंड आउट किया, मान लो कि जब हमने बी ऑब्जेक्ट का मास कैलकुलेट किया तो उसके लिए मान लो हमने यहाँ पे 10 सिलेंडर यूज किए। कितने सिलेंडर यहाँ पे यूज किए, 10। तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब क्या आ गया कि जो मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट है वो किसके इक्वल है, मास ऑफ 10 सिलेंडर्स। ये ऐसे कह दो क्या, 10 सिलेंडर यहाँ पे कह सकते हैं, 10 सिलेंडर। ठीक है, जो बी ऑब्जेक्ट का मास है वो किसके इक्वल आ गया, 10 सिलेंडर के मास के इक्वल आ गया। अब मान लो अपने पास एक हाथी है, मान लो अपने पास एक हाथी है, उस हाथी का मास निकालना है, एलिफेंट का मास निकालना है, तो क्या करोगे, सेम कंसेप्ट, एक आर्म पे क्या लेके चलोगे, हाथी को रख दोगे और वही दूसरे आर्म पे जो एक आर्म है सिलेंडर की, या कहे तो बैलेंस मीटर की, बैलेंस मीटर की जो एक आर्म है उस पर हमने हाथी को रख दिया और दूसरे आर्म पे इस सिलेंडर को यहाँ पे पुट किया। ठीक है, लेट कर लिया कि जब हमने हाथी का मास निकाला तो वहाँ पे हमने हैंगर्ड सिलेंडर का यूज किया, मान लिया। ठीक है, जब हमने हाथी का मास निकाला तो वहाँ पे हमने हैंगर्ड सिलेंडर का यूज किया। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ 1 एलिफेंट इक्वल टू हैंगर्ड सिलेंडर कह सकते हो, ये लेट करें। तो देखो यहाँ पे देखो, जो भी ऑब्जेक्ट अपने पास दे रखा था वो हम सिलेंडर के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं ना, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3 सिलेंडर, मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू 10 सिलेंडर, मास ऑफ 1 एलिफेंट इक्वल टू हैंगर्ड सिलेंडर। तो बार बार क्या कर रहे हैं, हम सिलेंडर का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेंडर लिख दिया, यहाँ पे सिलेंडर लिख दिया, यहाँ पे सिलेंडर लिख दिया। तो सिलेंडर को बार बार लिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हम ये करते हैं कि जो सिलेंडर है इसको कोई पर्टिकुलर यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम कम लगे और वही आसानी हो लिखने में, तो उसके लिए क्या करा, सिलेंडर को एक पर्टिकुलर यूनिट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। उन्होंने लेट करा कि 1 सिलेंडर इक्वल टू 1 kg। उन्होंने लेट कर दिया कि जो एक सिलेंडर है ना वो किसके इक्वल है, 1 kg के इक्वल है। लेट कर दिया, मतलब यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट उन्होंने वहाँ पे बना दी कि एक सिलेंडर 1 kg के इक्वल होगा। तो भाई यहाँ पे क्या आएगा, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट क्या है भाई, मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3 सिलेंडर। अब एक सिलेंडर क्या होगी, 1 kg, इसका मतलब क्या है, 3 kg। इसी तरह मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट का निकालना है, बी ऑब्जेक्ट का मास निकालना है, तो मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट क्या आ गया, 10 सिलेंडर, मतलब क्या आ गया, 10 kg है। क्योंकि सिलेंडर की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड यूनिट यूज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड यूनिट हमने क्या लेगी, kg। क्या आ गया, मास ऑफ बी सिलेंडर, सॉरी मास ऑफ बी ऑब्जेक्ट इक्वल टू 10 सिलेंडर, मतलब क्या आ गया, 10 kg। इसी तरह मास ऑफ 1 एलिमेंट इक्वल टू 100 सिलेंडर। अब सिलेंडर की जगह क्या कर रहा हूँ, kg यूज कर लो, तो क्या आ गया, मास ऑफ 1 एलिमेंट इक्वल टू 100 kg। ठीक है, तो मतलब हमने क्या करा कि जो भी गिवन ऑब्जेक्ट है
उसका मास हमने किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये हम रिलेटिव मास कह सकते हैं, दिस इज रिलेटिव मास। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट के एटम का मास निकालना हो तो हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हम सब कुछ अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।